हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और परीक्षा धाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। कल भी हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था, आज इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग। हमेशा की तरह यहाँ पर एक फॉर्मेट देख लेते हैं। यदि आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो उसे सबसे पहले देखिए, उसके बाद फिर इसे देखिएगा। 20 मिनट का टॉपिक है कल का लेक्चर का, आज भी लगभग आधे घंटे में ये हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ज़्यादा मैंने रायता नहीं फैलाया है, कम-कम चीज़ें इसमें मैंने पुट की हैं, लेकिन जो है वो ज़्यादातर जो आती हैं वही हमने पुट की हैं, ज़बरदस्ती का डाटा नहीं बढ़ाना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले हमेशा की तरह सामने एक फॉर्मेट बना हुआ है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगीज़ आए थे हमारे पास, उसके बाद डच आए थे, इसके अलावा फिर ब ब्रिटिशर्स आए हैं और उसके बाद फिर आए हैं फ्रेंच आए हैं। कल मैंने आपको 6 लोग बताए थे, एक मैंने पुर्तगीज़ बताया था, एक मैंने आपको डच बताया था और उसके बाद मैंने ब्रिटिशर्स बताया था, उसके बाद मैंने डैन बताया था, उसके बाद फ्रांसीसी बताए थे और उसके लास्ट में मैंने आपको बताया था स्वीडिश भी आए थे। लेकिन जो है वो जितने भी उनसे क्वेश्चन आते हैं डैन से और स्वीडिश से, मैंने वहाँ पर पुट कर दिए हैं। अदरवाइज़ आपको ये चारों के बारे में स्टडी करनी है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो मोस्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पुर्तगाली से। पुर्तगाली की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो वास्को डी गामा आया था, मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाली एक व्यापारी था ये। और ये आता है केप ऑफ गुड होप होते हुए कहाँ जाता है ये आ जाता है भारत में कहाँ पहुँचता है? ये कालीकट बंदरगाह में। तो ये हमने देखा था कि कालीकट बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो ये केरल में पड़ता है। यहाँ पर आ जाता है और इसके अलावा फिर यहाँ के उस समय शासक कौन थे? जमोरिन थे। तो वास्को डी गामा से कितने क्वेश्चन बनते हैं? तो 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद रखना है। कहाँ आया था ये? कालीकट बंदरगाह पर आया था। कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये केरल में है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? कोझिकोड माइनर पोर्ट। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था इसके बारे में। तो कहाँ पर है ये? ये है केरल में। या फिर मालाबार तट भी ऑप्शन रहता है, तो उसे भी याद रखना है आपको। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब वास्को डी गामा भारत में आया तो उनका वेलकम किसने किया था या स्वागत किसने किया था? तो आंसर आएगा जमोरिन ने किया था। तत्कालीन जो है वो शासक थे ये त्रावणकोर के और इनका नाम क्या था? जमोरिन। तो इन्होंने वास्को डी गामा का वेलकम किया था। फिर क्वेश्चन ये आता है कि वास्को डी गामा किस जहाज से आया था या वास्को डी गामा के जहाज का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसके जहाज का नाम है साओ गैब्रियल। शिप का नाम क्या है? तो साओ गैब्रियल शिप है। और फिर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वास्को डी गामा जब आया था तो ये वापस कहाँ से गया था? तो याद रखिएगा, आया तो ये कालीकट बंदरगाह है, लेकिन जब जा रहा था ये गोवा से गया था, याद रखिएगा। इसलिए वास्को डी गामा, आपको पता है कि पोर्ट कहाँ पर है या बंदरगाह कहाँ पर है? तो वो भी गोवा में है। तो ये वापस कहाँ से हुआ? तो याद रखना है आपको, वापस हुआ था ये गोवा से। इतना याद रखना है। इसके अलावा वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया है, याद रखिएगा। एक बार अभी आया था और उसके बाद फिर एक और आएगा 1500 जो है वो 1 में, और एक आता है 1523 के समथिंग। और 1523 के समथिंग इससे बनाया जाता है यहाँ का गवर्नर। लेकिन जैसे ये आता है और इसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, इसकी मृत्यु हुई है कोची में। और इसकी कब्र भी कहाँ पर है या इसे दफनाया भी कहाँ गया था? तो ये इसे दफनाया गया है वास्को डी गामा को कोची में, याद रखिएगा। इतने क्वेश्चन वास्को डी गामा से बनते हैं। कब आया है? तो 1498 में आया है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता है, बहुत 2-3 बार हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज पहले ब्राज़ील गए थे और ब्राज़ील के बाद फिर ये भारत आ जाते हैं। तो ये दूसरे पुर्तगाली हैं जो भारत में आए थे। सेकंड पुर्तगीज़ हू केम इन इंडिया, तो वो है पेड्रो अल्वारेज। इन्हें भी याद रखना है आपको, पेड्रो अल्वारेज। इसके बाद फिर पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो ये हमने देख लिए थे, पहली फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री। कल के लेक्चर में मैंने सारे के सारे कंपेयर करके आपको बता दिए थे। तो इन्होंने कोची में लगाई थी, सेकंड मैंने आपको बताया था कैन्नौर में लगाई थी। कैन्नौर कहाँ पड़ता है? तो ये भी पड़ता है केरल में। और गोवा को इन्होंने फिर क्या है, हेड ऑफिस बनाया था। इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। फिर देखिए, फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था ये, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये पहला पुर्तगीज गवर्नर था, इसे भी याद रखिएगा। फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर वो है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। इसकी खास बात एक है, ये इसके लिए जाना जाता है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था भारत में, इसे भी याद रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है? ब्लू का मतलब तो आपको पता है पानी होता है, ठीक है ना।
तो पानी से संबंधित होगी ये। तो इस रीजन की यदि हम बात करें तो ये पूरा का पूरा एरिया कहलाता है, ये अरब सागर कहलाता है। और यहाँ पर आपको पता है अरब सागर कहाँ पर है? हिंद महासागर में स्थित है ये। और फ्रांसिस्को अल्मेडा जब आता है तो ये भारत में क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत जितने भी जहाज जाते हैं हिंद महासागर में या अरब सागर में, तो उनसे क्या है टैक्स वसूला जाता है इस पॉलिसी के तहत। और इसे क्या कहा जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। इस कारण याद रखिएगा दोस्तों, और ये टैक्स कहाँ वसूला जाता था? ये अरब सागर में और हिंद महासागर में वसूला जाता था। तो इसलिए उस समय क्या है, पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाता था अरब सागर, और इंडियन ओशियन को ही कहा जाता था पुर्तगीज ओशियन। इसे भी याद रखना है आपको। क्यों? क्योंकि इनका वर्चस्व ज़्यादा था, इन्होंने सारे के सारे अधिकार यहाँ पर कवर कर लिए थे। यदि कोई भारत का शासक भी जाएगा तो उनसे भी ये क्या है, यहाँ पर टैक्स लेते थे। तो इसी पॉलिसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। किसने लाई थी ये? फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने। याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ों में इन्होंने क्या है, एक कार्टेज सिस्टम भी लाया था, जिसके तहत क्या है, कुछ चीज़ों पर इन्होंने क्या है, परमिट प्रोवाइड कर दिया था, तो उसे भी याद रखना है। वैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके अलावा फिर दूसरा गवर्नर आया था इनका, जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना है आपको। दूसरे नंबर का गवर्नर है ये। और क्वेश्चन ये आता है कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, तो वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसे भी याद रखना है आपको। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसे। दूसरा, एक क्वेश्चन ये पूछा था, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये पूछा था सती प्रथा को बैन करने वाला कौन सा गवर्नर है ये? तो याद रखिएगा, तो वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसने क्या है, सती सिस्टम जो चलता है हमारे यहाँ उसको भी क्या है, एबॉलिश कर दिया था, उसको बैन कर दिया था। तो इसे भी याद रखना है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर, तो याद रखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके अलावा फिर 1510 की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या है, गोवा पर अधिकार कर लिया था, ये भी याद रखिएगा। गोवा पर अधिकार कब किया है? तो 1510 में किया है। क्वेश्चन यही आता है कि किसने अधिकार किया और किसने मुख्यालय बनाया था। दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो अधिकार किसके समय हुआ है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय हुआ है। और नीनो डी कोनो के समय क्या है, गोवा को मुख्यालय बनाया गया है। उसके बाद बहुत सारे गवर्नर जनरल आए हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, ये 2-3 ही याद रखें आप। नीनो डी कूनो की यदि हम बात करते हैं तो इसने क्या है, जब गोवा को जीत लिया था 1510 में, तो उसको क्या है, मुख्यालय बना दिया। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि इन्होंने क्या है, गोवा को अपना हेड ऑफिस बनाया था। किसके समय बनाया? तो ये नीनो डी कूनो के समय। इसके अलावा बासिन द्वीप मैंने आपको बताया था, और दमन दीव मैंने आपको बताया था। तो बासिन और दमन का क्या है, दीव वाला एरिया, इस पर अधिकार भी किसके समय कर लिया गया था? तो वो है नीनो डी कूनो के समय। इसे भी याद रखना है। तो ये 3 आपको गवर्नर जनरल याद रखने हैं, बाकी ज़बरदस्ती ज़्यादा मैटर आपको नहीं बढ़ाने हैं। ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें पढ़ें और कम चीज़ें पढ़ें, अदरवाइज़ ज़्यादा डाटा इकट्ठा भी कर लेते हैं तो फिर तो भी पढ़ने में दिक्कत होती है। आपको पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए छोड़ना क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आप ये सीख जाएँगे तो उस दिन क्या है, एग्ज़ाम में आपके निकलने लगेंगे। पुर्तगालियों की देन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने भारत में क्या-क्या दिया था, तो कल भी मैंने आपको बताया था। इन्होंने तम्बाकू जो है वो इसकी खेती करना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा आलू की खेती स्टार्ट कर दी था। पाइनएप्पल की खेती भी स्टार्ट की है इन्होंने। ऑरेंज भी ये लोग लेकर आए थे, ऑरेंज की खेती करना स्टार्ट किया है भारत में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अल्फांसो आम, इसकी खेती भी इन्होंने महाराष्ट्र के आस-पास करना स्टार्ट किया था। एक मैंने आपको बताया था रत्नागिरी, है ना? रत्नागिरी आम के लिए बहुत फ़ेमस है ये। तो अल्फांसो आम की खेती भी इन्होंने कहाँ स्टार्ट की थी? तो यहीं की थी, महाराष्ट्र वाले रीजन में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे ये। और प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने कहाँ लगाया था? गोवा में लगाया था। और उसके अलावा फिर इन्होंने शिप निर्माण का जो है वो कारखाने भी लगाए हैं भारत में। तो ये इनके आने से कुछ चीज़ें हमें क्या है, ये इनका फ़ायदा भी हुआ है, कुछ चीज़ें नुकसान भी हुई हैं, वो भी हम देखेंगे। तो बेनिफिट दिख रहे हैं ये, तो सारे के सारे याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा है कि ये तम्बाकू को कौन लाया है हमारे यहाँ? तो पुर्तगाली। आलू कौन लाया है? तो पुर्तगाली। इसके अलावा अल्फांसो आम, और अल्फांसो आम मैंने कल भी बताया था, ये चर्चे में था, इसे याद रखिएगा। और इसकी बात करें, इसे जीआई टैग मिला है 2019 में। जीआई टैग मिला है 2019 में महाराष्ट्र को, याद रखिएगा। इसके लिए मिला है, तो वो अल्फांसो आम के लिए भी मिला है।
इसे याद रखिएगा। फिर 1961 में ये भारत छोड़कर चले जाते हैं पुर्तगीज़ और ऑपरेशन विजय चलाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और ऑपरेशन विजय के बाद ही फिर क्या है कि भारत को जो है वो ये सौंप कर चले जाते हैं दमन-दीव और जो है वो गोवा। तो याद रखिएगा 1961 में ये चले गए, सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में कौन गए हैं? तो वो गए हैं ब यही है ना पुर्तगाली। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं हम लोग, डच के बारे में देखते हैं। डच की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये कहाँ के निवासी थे? ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी हैं, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, इसे याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाई थी इन्होंने? तो मैंने आपको बताया था मछलीपट्टनम में लगाई थी। सेकंड कहाँ लगाई थी? पुलिकट में लगाई थी। दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो पुलिकट में लगाई थी। इसके अलावा 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पहला ये है कि भारत से वस्त्र निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, इन्होंने भारत से सिल्क, रेशम, कपास, इसके अलावा फिर क्या है इंडिगो जिसे हम लोग नील भी कहते हैं, उसका जो है वो निर्यात करना स्टार्ट किया था। ओवरऑल कहा जाए तो वस्त्र निर्यात का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डचों को दिया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा पेगोडा सिक्के चलवाए थे इन्होंने, मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी सेम है। पेगोडा कॉइन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने कहाँ चलाए थे ये? दक्षिण भारत में चलाए थे, खास तौर से पुलिकट रीजन में। पुलिकट झील जहाँ पड़ती है, उसके आस-पास का रीजन है, उस एरिया में इन्होंने चलाए थे। साथ ही साथ क्या है, पेगोडा जो है वो गोल्ड कॉइन थे, सोने के सिक्के थे और इसमें विष्णु की या वेंकटेश्वर की क्या है प्रतिमा भी अंकित थी, तो ये इसकी खास बात थी। इसलिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पेगोडा क्या थे? तो ये सोने के सिक्के चलाए गए थे डच के द्वारा, कहाँ पर? दक्षिण भारत में। इसके अलावा फिर एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, बैटल ऑफ बेदरा हुआ था। बेदरा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ना। तो यहाँ पर बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में और युद्ध हुआ था डच और ब्रिटिशर्स के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है डच हार जाते हैं और जीतता कौन है? ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। इस प्रकार क्या है डचों की जो शक्तियाँ हैं वो भारत में कमज़ोर हो जाती हैं और इसी के बाद फिर वो भारत छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं और उसके बाद फिर 1765 में भारत छोड़कर चले जाते हैं। तो ये डच के बारे में है, कल भी सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, आज भी मैं कर दूँगा। इसके बाद मैं एक बार और रिपीट करूँगा तो चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। सबसे पहले तो आपको पढ़ने से पहले आपके माइंड सेट करना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए मैं पहले आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, 2 मिनट में पहले स्टार्टिंग के और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ना चालू कर देते हैं और उसके बाद लास्ट में मैं फिर रिवाइज़ करा दूँगा और उसके बाद फिर आप एक बार क्या करिएगा नोट्स बना लीजिए, तो फिर ये ज़िंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएँगे। आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी याद रहेगा, तो इसे याद रखें। अब आगे आ जाते हैं, ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। ब्रिटिशर्स की यदि हम बात करते हैं, तो इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो सूरत में लगाई थी ये। और दूसरी यदि फैक्ट्री की यदि हम बात करते हैं या परमानेंट फैक्ट्री पूछेगा तो मछलीपट्टनम में लगाई थी, सूरत में लगाई थी लेकिन वो क्या है अस्थायी तौर पर थी, तो इसे भी याद रखिएगा। प्रॉपर तरीके से कहाँ लगाई तो वो मछलीपट्टनम में, यहाँ पर लगाई थी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत में कहाँ लगाई तो भी आंसर आएगा मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम इसी को बोलते थे पहले। अब यहाँ पर देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यदि हम बात करते हैं, तो इसकी स्थापना हुई है सन 1600 में हुई है, किसके समय हुई ये पूछ लेता है, तो याद रखना अकबर के समय हुई है ये। जबकि इन्होंने व्यापार करना किसके समय स्टार्ट किया है, तो वो जहांगीर के समय स्टार्ट किया है, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी तब कौन था शासक? तब अकबर था। इसके अलावा इसके फाउंडर कौन थे उस समय? तो जॉन वार्ड थे, याद रखिएगा दोस्तों, जॉन वार्ड इसके क्या है फाउंडर थे ये, इसे याद रखना है। और इसके अलावा फिर 1874 में क्या है इसे रोक दिया गया था, इसका टेम्परेरी इसे क्लोज़ कर दिया गया। डिफंक्ट का मतलब होता है टेम्परेरी इसे क्लोज़ कर दिया गया था। तो 1874 में इसे बंद कर दिया गया और फिर ये इसका हेड ऑफ़िस कहाँ है? लंदन में है और इसे भी याद रखना है। इसके अलावा फिर इसे रीफंक्ट किया गया है 2015 में। 15 अगस्त 2015 रीफंक्ट का मतलब है इसे पुनः स्टार्ट किया गया है और इसे स्टार्ट करने वाले हैं एक भारतीय हैं जिनका नाम है संजीव मेहता। गुजराती हैं ये, लेकिन भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा। ब्रिटिशर्स हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, गुजरात से बिलॉन्ग करते हैं ये। तो ये वर्तमान में इसके सीईओ हैं और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यदि हम बात करें, केवल अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी और ये क्या है? ई-कॉमर्स कंपनी है अभी वर्तमान में, याद रखिएगा। कैसी कंपनी है? जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, उसी प्रकार से ये भी क्या है? ई-कॉमर्स कंपनी है और ये महँगे-महँगे जो गिफ्ट हैं, उन्हें क्या है सप्लाई करती है। तो आप भी कुछ ऑर्डर कर सकते हैं आफ्टर लॉकडाउन, तो याद रखें इसे। तो ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में।
इसके अलावा फिर हमने ये देखा था कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के समय। कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में आया था जहांगीर के समय। ये हमने देख लिया था। हेक्टर इसका क्या है जहाज का नाम था, या रेड ड्रैगन उस जहाज से आया था ये। और क्यों आया था? ये व्यापार की परमिशन लेने के लिए आया था प्रॉपर तरीके से, लेकिन इसे फिर क्या है जहांगीर परमिशन नहीं देता है। लेकिन 2 क्वेश्चन का निर्माण इससे होता है, और वो क्वेश्चन ये है कि जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी थी? इंग्लिश खान। तो इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी गई। साथ में जहांगीर ने क्या है, ये काफ़ी जी हजूरी करता है, मदिरा वगैरह पिलाता है जहांगीर को, तो जहांगीर इससे खुश हो जाता है और इसे 400 मनसब प्रोवाइड किया था। कितने मनसब दिए थे? तो मैंने आपको मनसबदारी सिस्टम बताया था, तो 400 मनसब प्रोवाइड किया था। इसके अलावा फिर जहांगीर जब इसको परमिशन नहीं देता है, तो फिर क्या है, एक और आते हैं जिनका नाम क्या है, थॉमस रो या टॉमस रो। टॉमस रो आते हैं 1615 में। 1615 में जब ये आते हैं, तो ये जहांगीर से मिलने के लिए आ जाते हैं। जब ये आते हैं तो जहांगीर उस समय कहाँ थे? जहांगीर उस समय अजमेर में थे। लेकिन जैसे ही जो है वो ये अजमेर पहुंचता है, तो जहांगीर मांडू हो जाते हैं। तो एमपीपीएससी 2010 में क्वेश्चन ये आया था कि कौन इनमें से कौन जहांगीर से मिलने के लिए अजमेर से मांडू तक आया था? तो वो कौन है? वो है थॉमस रो। तो यही याद रखिएगा, जहांगीर से मिलने अजमेर से कहाँ तक आए थे? अजमेर से मांडू तक आए थे। मांडू मैंने आपको बताया हमारे यहाँ धार जिले में पड़ता है ना? और अजमेर तो आपको पता है राजस्थान में है। तो ये है थॉमस रो, इसे याद रखिएगा। फिर जहांगीर इसको क्या है, ट्रेड की परमिशन दे देता है। और इस तरीके से क्या है, मुगल जो है वो साम्राज्य में आने वाले पहले जहाँ व्यक्ति कौन है, तो वो कैप्टन हॉकिंस है। हालांकि उसके पहले भी आए थे, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो ये दो ही मिलते हैं, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो। इसके अलावा फिर 1632 में क्या है, गोलकुंडा के शासक हैं जिनका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह कहाँ के शासक थे? ये गोलकुंडा के थे। और इन्होंने क्या है, एक सुनहरा फरमान जारी कर दिया था, एक गोल्डन जो है वो फरमान जारी कर दिया था। और इसके तहत क्या है, अंग्रेजों को दक्षिण भारत में व्यापार की अनुमति दे दी थी। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में व्यापार की अनुमति कब दी गई? 1632 में। किसके द्वारा? अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा 1717 की यदि हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था मुगल बादशाह यदि हम बात करते हैं फर्रुखसियर, है ना? फर्रुखसियर ने फिर क्या है, एक शाही फरमान जारी कर दिया था। मैंने आपको बताया था अंग्रेज एक सर्जन आए थे उनके दरबार में, और उन्होंने फर्रुखसियर की कुछ बीमारी है उसको ठीक कर दिया था। उसी से जो है वो खुशी ज़ाहिर करते हुए इन्होंने क्या है, एक रॉयल जो है वो फरमान जारी कर दिया था, जिसके तहत इन्होंने कलकत्ता, मद्रास, इसके अलावा क्या है, सूरत वाले रीजन में क्या है, व्यापार करने की परमिशन दे दी थी, और ज़्यादा जो है वो छूट प्रोवाइड कर दी थी। इसके अलावा इन्होंने क्या है, जो अंग्रेज़ों के जो कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे उन्होंने, उसको क्या है, इन्होंने भारत में लागू करने की परमिशन भी दे दी थी। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, याद रखना है 1717 में किसने किया था? फर्रुखसियर ने। और इसके अलावा अब्दुल्ला कुतुब शाह ने कब किया है? तो 1632 में किया था। ये क्वेश्चन मैंने वहाँ भी डिस्कस किए, आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा फिर हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंच। फ्रेंच की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, फ्रांसीसी 1664 में आए हैं ये। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई इन्होंने? तो ये सूरत में लगाई है। दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई है? तो ये मछलीपट्टनम में लगाई है। इसे याद रखना है। इसके अलावा 1673 की यदि हम बात करते हैं, तो एक फ्रांसिस मार्टिन आए थे जिन्होंने क्या है, पांडिचेरी की स्थापना की है। इसे याद रखना है आपको। पुडुचेरी वर्तमान में हम लोग जानते हैं, और इसमें क्या है, 5 जिले पहले शामिल थे, वर्तमान में इसमें 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? वर्तमान में 4 जिले आते हैं, पहले कितने आते थे? 5 जिले आते थे। तो अभी हम लोग देखेंगे। 1673 में यदि हम बात करते हैं, तो चंद्रनगर पर इन्होंने अधिकार कर लिया। चंद्रनगर कहाँ पड़ता है? तो ये बंगाल वाले रीजन में पड़ता है। इसके अलावा फिर 1725 में इन्होंने क्या, एनम पर अधिकार कर लिया। एनम कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में है ये, याद रखिएगा। एनम कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है एक एनम। इसके अलावा चंद्रनगर की यदि हम बात करें, तो ये कहाँ था? ये था बंगाल वाले रीजन में। एनम यहाँ हो जाएगा। इसके अलावा 1729 में इन्होंने क्या है, माहे पर अधिकार कर लिया। माहे कहाँ पड़ता है? तो ये केरल वाले रीजन में पड़ता है। माहे केरल में है ये। इसके अलावा फिर कराईकल पर अधिकार कर लिया। कराईकल की यदि हम बात करते हैं, तो ये तमिलनाडु क्षेत्र में आ जाता है। कराईकल तमिलनाडु में आ जाता है। और इसके अलावा फिर 1954 में ये भारत छोड़कर चले जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि पांडिचेरी जब ये फ्रेंच भारत छोड़कर जा रहे थे, तो इन्होंने कौन सा एरिया जो है वो
देकर गए थे, पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था, तो वो है चंद्रनगर, याद रखिएगा। वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो 4 जिले इसमें शामिल हैं। कौन-कौन से 4 जिले हो जाते हैं पांडिचेरी में? तो एक तो पांडिचेरी खुद हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ऐनम, तीसरा हो जाएगा माहे और एक हो जाएगा कराईकल। इस तरीके से वर्तमान में कितने हैं? 4 जिले हैं। और पूछा ऐसा कौन-सा जिला है जो बंगाल में शामिल कर लिया गया है? तो वो है चंद्रनगर। ये कई बार पूछा है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा फिर इनके समय महत्वपूर्ण जो घटना है वो ये है कि कार्नेटिक जो है वो वार हुए हैं, कर्नाटक के युद्ध हुए हैं। कार्नेटिक वार की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ये किस-किस के मध्य हुए हैं क्वेश्चन आता है, तो ये हुए हैं फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य हुए हैं। और इसमें उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, आज हम लोग थोड़ा-सा और ज़्यादा इसके बारे में देखते हैं। कितने युद्ध हुए हैं याद रखिएगा, तो ये 3 युद्ध हुए हैं। क्रम देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा ये लिखा हुआ है। इसके अलावा किस-किस के मध्य हुए हैं, तो ये फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य हुए हैं, याद रखिएगा। तो देख लेते हैं थोड़ा-सा इनके बारे में। पहला युद्ध होता है तो देखिए, पहला 1746 से लेकर 48 तक हुआ है, ये 2 वर्ष तक चलता है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा कारण क्या था ये? कारण याद रखिएगा, इनके कारण जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो भारत से के रेफ़रेंस में हों। लेकिन जब भी यूरोप में क्या होता था, इनके मध्य युद्ध लड़ा जाता था, तो इनके सैनिक यहाँ भी रहते थे, यहाँ भी ये फ्री बैठे रहते हैं, तो यहाँ भी ये क्या है लड़ने लगते थे। युद्ध ज़्यादातर होते थे कहाँ पर? युद्ध होते थे यूरोप में, लेकिन जो है वो ये यदि यहाँ ये फ्री हो रहे हैं, तो यहाँ भी ये लड़ने लगते हैं और ज़्यादातर युद्ध कर्नाटक के आस-पास लड़े गए हैं, इस कारण क्या है इसे कर्नाटक का युद्ध कहते हैं हम लोग। या फिर तो इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका कारण क्या है, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था ये। उत्तरा ऑस्ट्रिया की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये यूरोप में एक कंट्री है और यहाँ के सक्सेसर के लिए युद्ध हो रहा था ये, कि वहाँ पर कौन सक्सेसर बनेगा, वहाँ का उत्तराधिकार कौन रहेगा, किसके हाथों में रहेगा। और दोनों गुट के मध्य क्या है विवाद होने लगता है, ब्रिटेन वाले और फ्रांस के मध्य में। तो यहाँ पर क्या है कि पहला वाला जो युद्ध होता है वो जिसमें फ्रांस विजय हो जाता है, डुप्ले करके इनके गवर्नर हुआ करते थे, तो उनकी कुछ नीतियाँ बहुत अच्छी थी, इस कारण ये फ्रांस वाले क्या है जीत जाते हैं। और इस जीतने के बाद फिर क्या है एक संधि होती है, एला सापेल की संधि। तो ये रोमन साम्राज्य में थी, याद रखिएगा, जिसके कारण जो है वो कर्नाटक का जो पहला युद्ध है ये समाप्त हुआ था। तो किस संधि के कारण हुआ है, तो एला सापेल की संधि, ट्रीटी ऑफ एला सापेल। तो पहला में कौन जीता है? फ्रांस वाले जीत जाते हैं, याद रखिएगा। और कौन हार जाता है? ब्रिटेन वाले हार जाते हैं। दूसरा युद्ध फिर से हुआ है और दूसरा होता है फिर 1 साल बाद 1749 से लेकर 1754 तक, ये 5 वर्ष तक चला है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर कारण था तो ये भारतीय कारण था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था कि कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार कौन बनेगा? तो ब्रिटेन वाले चाहते थे कि उनका जो है वो कोई फ़ेवरेट होना चाहिए और फ्रांस वाले ये चाहते थे कि उनका क्या है फ़ेवरेट होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इनकी जो है वो इनको व्यापार करने में क्या है कि सहायता हो सके। इस कारण ये लोग क्या है यहाँ एक गुट का निर्माण हो जाता है कर्नाटक और हैदराबाद में और फिर दोनों के मध्य फिर से युद्ध होता है। तो ये युद्ध चलता है 5 वर्ष तक चलता है और उसके बाद इसमें कौन जीत जाता है? तो इसमें ब्रिटेन वाले क्या है जीत जाते हैं। कौन हार जाते हैं? फ्रांस वाले हार जाते हैं। और यहाँ पर फिर एक संधि होगी, पांडिचेरी की संधि होती है, जिसके दौरान फिर क्या है ये इस युद्ध को समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो याद रखें जैसे एला सापेल की संधि पूछेगा तो 48 में हुई है और पांडिचेरी की संधि कब हुई है? तो 54 में हुई है, इसे याद रखिएगा। और तीसरा युद्ध होता है फिर और ये 1756 से लेकर 63 तक चलता है, 7 वर्ष तक चला है ये, याद रखिएगा। पहला 2 वर्ष, फिर 5 वर्ष और फिर क्या है 7 वर्ष तक चला है। सप्तवर्षीय युद्ध की बात करते हैं हम लोग। सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ चल रहा था? यूरोप में चल रहा था ये और उसी के कारण जो है वो ये लोग यहाँ भी लड़ने लगते हैं। तो इसका भी कारण वही है, याद रखना, सप्तवर्षीय युद्ध। इसके अलावा फिर इसमें कौन जीत जाता है? ब्रिटेन वाले जीत जाते हैं और बांडीवास का युद्ध हुआ है 1760 में, वो भी किसका भाग है? तो वो भी कर्नाटक के तीसरे युद्ध का ही एक भाग है। तो उसे भी याद रखना है दोस्तों। तो बांडीवास का युद्ध भी किसके मध्य हुआ है? तो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य। रिजल्ट सेम हुआ है तो इंग्लैंड वाले जीत जाते हैं, फ्रांस वाले हार जाते हैं। इस तरीके से कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं जिसमें से क्या है 2 कौन जीतता है? ब्रिटेन जीतता है और 1 कौन जीतता है? 1 जीतते हैं फ्रांस वाले। इस तरीके से ब्रिटेन वालों ने इनको क्या है 2-1 से हराया है, इसे भी याद रखिएगा। कर्नाटक के युद्ध हैं ये। आई होप इतना समझ में आया हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ और जो भी आपके डाउट वगैरह हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं। पर्सनल नंबर मैंने आपको दिया था, पुराने लेक्चर में मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, पुर्तगीज़ की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, 1498 में आया ये।
कितने क्वेश्चन इससे डिस्कस किए हमने? 4 से 5 क्वेश्चन इससे डिस्कस किए। पहला क्वेश्चन कहाँ आया? तो कालीकट बंदरगाह में आया। इसका वेलकम किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था। इसके अलावा जहाज का नाम क्या था इसका? तो साओ गैब्रियल इसके जहाज का नाम था। और ये वापस कहाँ से गया था? तो गोवा से गया था। और गोवा यदि हम बात करते हैं पोर्ट या बंदरगाह कहाँ पर है? वास्को डी गामा बंदरगाह, तो वो गोवा में है, जिसे हम लोग मारवा गोवा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसकी मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? तो याद रखना है कोची में इसकी मृत्यु हुई है। वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया? तो 3 बार भारत आया है। तो इसे भी याद रखना है कि कितनी बार भारत आया था ये? 3 बार भारत आया था। जब लास्ट बार आया तो फिर ये वापस नहीं गया, इसकी खबर गई, है ना? फिर है पेड्रो अल्वारेज आए, मैंने आपको बताया दूसरे पुर्तगीज़ हैं जो भारत आए थे। इसके अलावा फिर पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? कोची में। दूसरी कहाँ लगाई इन्होंने? किन्नौर में लगाई थी। और हेड ऑफिस कहाँ बनाया था? तो गोवा में बनाया था। इसके अलावा फिर फ्रांसिस्को द अल्मेडा आते हैं। फ्रांसिस्को द अल्मेडा की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये पहले पुर्तगाली गवर्नर हैं, इन्हें याद रखना है। इसके अलावा ये किस लिए जाने जाते हैं? तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई है, नीले पानी की नीति। कहाँ लाई थी इन्होंने? अरब सागर या हिंद महासागर में लेकर आए थे ये। इसके तहत क्या होता था कि जहाज़ों पर टैक्स वसूला जाता था। और कौन लाए थे इसे? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा लाए थे। इसके अलावा अल्फांसो डी अल्बुकर्क की यदि हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसे, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़। और इसके अलावा इन्होंने क्या है सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और गोवा पर अधिकार कर लिया। याद रखना इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई है? गोवा में हो गई थी। इसके अलावा फिर नीनो डी कूनो आते हैं, गोवा को इन्होंने मुख्यालय बनाया था। और इसके अलावा बासिन द्वीप जो महाराष्ट्र में पड़ता है और दीव कहाँ पड़ता है? गुजरात के पास। तो इन्होंने क्या है इस पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद पुर्तगालियों की देन की यदि हम बात करते हैं तो ये भारत में तम्बाकू लेकर आते हैं, अल्फांसो आम लेकर आते हैं। इसके अलावा लाल मिर्च भी इन्होंने ही लेकर आया है, इसे भी याद रखिएगा। आलू की खेती करना स्टार्ट किया है, पाइनएप्पल इन्होंने लेकर आया है। इसके अलावा जहाज निर्माण इन्होंने किया है, प्रिंटिंग प्रेस यहाँ लाए हैं, ईसाई जो है वो न्यायालय भी इन्होंने लेकर आए थे। और भी क्वेश्चन है लेकिन इतने याद रखें। फिर 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया और इनको क्या है भारत से बाहर कर दिया गया। तो ये सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, इन्हें भी याद रखना है। इसके अलावा डच की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी हैं। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई है? तो मछलीपट्टनम में। दूसरी कहाँ लगाई है? तो पुलीकट में। 3 क्वेश्चन याद रखना है, एक तो पेगोडा कॉइन चलाया इन्होंने और वस्त्र निर्यात का श्रेय दिया जाता है। और क्या है बैटल ऑफ बेदरा हुआ, जिसमें इनकी हार हो जाती है और ये भारत छोड़कर चले जाते हैं। ब्रिटिशर्स की यदि हम बात करते हैं तो पहली फैक्ट्री तो पता है सूरत में लगाई, दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई है? तो फिर दूसरी लगाई है मछलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है अकबर के समय 1600 में और जहांगीर के समय व्यापार करना स्टार्ट कर दिया गया। फिर 1874 में इसे रोक दिया गया है, इसे डिफंक्ट कर दिया गया है। 15 अगस्त 2015 में इसे फिर से क्या है रिफंक्ट कर दिया गया है। संजीव मेहता के द्वारा ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, इन्हें भी याद रखना है। और ये वर्तमान में क्या है ई-कॉमर्स कंपनी है। इसके अलावा कैप्टन हॉकिंस आए हैं किसके समय? जहांगीर के समय। क्यों आए हैं? ट्रेड की परमिशन के लिए। लेकिन जहांगीर इन्हें परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन इंग्लिश खान का जो है वो टाइटल देते हैं, क्योंकि इन्हें अंग्रेजी भाषा भी आती थी और फारसी भाषा भी आती थी। इस कारण इन्हें क्या है अंग्रेज खान या इंग्लिश खान का टाइटल दिया गया है जहांगीर के द्वारा। फिर आते हैं कौन? थॉमस रो। थॉमस रो आए थे और मैंने बताया था ये जहांगीर से मिलने के लिए अजमेर से कहाँ आ जाते हैं? मांडू आ जाते हैं। और फिर जहांगीर इनको क्या है परमिशन देते हैं। और ये भी कहते हैं इतिहासकार कि इन्होंने क्या है नूरजहाँ की हेल्प ली थी और नूरजहाँ ने फिर क्या है जहांगीर से कहा और जहांगीर फिर पता है आपको कि पिघल गया था यहाँ। ऐसे अदरवाइज क्या है कैप्टन हॉकिंस के समय तो ये काफ़ी सख्त था, लेकिन जो है वो नूरजहाँ के कहने पर फिर ये क्या है पिघल जाता है। इसके अलावा फिर 1632 में मैंने आपको बताया गोलकुंडा के शासक थे अब्दुल्ला, जिन्होंने क्या है एक सुनहरा फरमान जारी किया और दक्षिण भारत में क्या है अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। और उसके बाद 1717 में फर्रुखसियर आते हैं और उन्होंने क्या एक शाही फरमान जारी कर दिया था, जिसके तहत उन्होंने क्या है अंग्रेजों की कॉइन को जो है इंट्रोड्यूस करा दिया था। इसके अलावा सूरत और जो है वो ये बॉम्बे वाले रीजन में भी क्या है इन्होंने परमिशन दे दी थी, कलकत्ता वाले रीजन में भी क्या है इन्होंने व्यापार की परमिशन दे दी थी। इसके अलावा याद रखिएगा फिर आते हैं फ्रेंच, तो पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो मैंने आपको बताया था कल भी कि इनका इनके साथ कॉम्पिटिशन चलता था ब्रिटिशर्स के साथ। पहली फैक्ट्री ये कहाँ लगाएँगे? सूरत में, तो ये भी कहाँ लगाएँगे? सूरत में। दूसरी इन्होंने कहाँ लगाई? मछलीपट्टनम में, तो ये भी कहाँ लगाएँगे? मछलीपट्टनम में। इतना याद रखना है। फिर मैंने बताया फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी 1673 में। 1673 में चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया गया और 1725 में एनम पर अधिकार कर लिया गया, 1729 में माहे पर अधिकार कर लिया गया और 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लिया गया।
1954 में ये भारत छोड़कर चले जाते हैं। जब ये भारत छोड़कर जा रहे थे तो कौन-सा एरिया इन्होंने दे दिया था बंगाल को, तो वो है चंद्रनगर। इसके अलावा वर्तमान में कितने जिले आते हैं पांडिचेरी में, तो 4 आते हैं, पांडिचेरी, एनम, माहे और कराईकल। माहे कहाँ पड़ता है, तो केरल में। कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में। एनम कहाँ पर है, तो ये है आपके आंध्र प्रदेश में। पांडिचेरी तो आपको पता है तमिलनाडु के बाउंड्री पर ही है, ये भी मिलेगा आपको। इसके अलावा कर्नाटक के युद्ध हुए हैं, तो कितने युद्ध हुए हैं, 3 हुए हैं, याद रखिएगा। पहला युद्ध 2 वर्ष तक चला है, फिर 5 वर्ष तक चला है, फिर 7 वर्ष तक चला है। 1746 से लेकर 48 तक चला है ये। और फिर क्या है कि 49 से लेकर 54 तक चला है, उसके बाद 56 से लेकर क्या है 63 तक चला है। इसके अलावा कारण की यदि हम बात करते हैं तो पहले का कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। दूसरा कारण क्या था, तो वो भारत के रेफरेंस में था। कर्नाटक और हैदराबाद में क्या है उत्तराधिकार की समस्या थी, इस कारण जो है वो युद्ध हुआ। और तीसरा युद्ध क्या था, जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, उसके कारण ये लोग भारत में भी लड़ रहे थे। पहले में कौन सी संधि हुई, तो एला सापेल की संधि हुई है। दूसरी में क्या है भारत से संबंधित है, तो पांडिचेरी की संधि होगी। और लास्ट में कौन सी संधि होती है, तो वो पेरिस की संधि होती है। और तीनों संधि के तहत क्या है इसको जो है वो समाप्त कर दिए जाते हैं तीनों युद्ध को। और उसके बाद फिर क्या है, पहले में कौन जीता था, तो फ्रांस वाले जीते हैं। दूसरे में कौन जीता है, ब्रिटेन वाले। तीसरे में कौन जीते हैं, ब्रिटेन वाले। इस तरीके से क्या है 2-1 से इनको हरा दिया है। और किसने, ब्रिटेन वालों ने। आई होप आपको इतना समझ में आया है। इतना यदि आपको समझ में आता है, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।